और खबर सुकमा से, जहां पर 3 नक्सलियों ने सीमावर्ती ओडिशा में सरेंडर किया। दरअसल पिछले 4 साल से सुकमा जिले में ये सक्रिय थे और तीनों नक्सली कोटा इलाके में सक्रिय रहे और तीनों नक्सली एक ही गांव के रहने वाले हैं। मलकानगिरी पुलिस अधीक्षक के सामने इन्होंने सरेंडर किया। सीमावर्ती इलाके में चल रहे ऑपरेशन के बढ़ते दबाव के कारण तीनों ने सरेंडर किया है। और सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि जवानों के ऑपरेशन से अगर कोई प्रभावित होकर नक्सल विचारधारा को छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि जवानों का ऑपरेशन सही दिशा में, सफल दिशा में काम कर रहा है। जी, आपको बता दूं कि ये तीनों नक्सली सुकमा जिले के रहने वाले हैं और 2020 से जो है सुकमा इलाके में सक्रिय थे। तो लगातार जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में, खास करके कोंटा का जो इलाका है, वहाँ लगातार जवानों का जो है बढ़ता दबाव के चलते ये तीनों नक्सली जो है सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा का मलकानगिरी जिला पहुंचे और वहां पर पुलिस के समक्ष जो है सरेंडर किया है। और निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है पुलिस जवानों के लिए, क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और नक्सल मोर्चे पर जो है सरकार का नियाज नल्ला योजना है उसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो है मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। इन तमाम जो है नक्सल मोर्चे पर जो काम हो रहा है उसका ये प्रभाव है और जिसके चलते 3 माओवादी सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा के मलकानगिरी में जाके सरेंडर किए। जी, और अब क्या कुछ बरामदगी इनके पास से हुई है? फिलहाल जो है उड़ीसा पुलिस जानकारी मिली है कि तीनों नक्सली जो है बिना हथियार के सरेंडर किए हैं। तो किसी प्रकार की जो है सामान तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इनसे जो जानकारी मिलेगा, जो इनपुट मिलेगा, उस पर जो है पुलिस काम करेगी तो आने वाले दिनों में जरूर कामयाबी मिलेगी। और शुक्रिया सतीश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। पिछले 4 सालों से ये सुकमा जिले में सक्रिय थे और अब 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इस सरेंडर से एक बड़ा संदेश गया है। और बढ़ते आगे इंदौर से क्या हम खबर। इंदौर एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल पर एक धमकी भरी जानकारी आई। एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी ने थाने में इसकी सूचना दी है। दरअसल बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। कोई भी संदिग्ध ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे बॉम्ब होने की कोई पुष्टि हो सके। पिछले 3 महीने में 3 बार इस तरह की धमकी मिल चुकी है। एरोड्रम पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया। और मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? ये जो धमकी भरा ईमेल इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए nobody.dizum.com
इस मेल आईडी से इंदौर एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं उनके मेल पर एक मेल आता है कि हम यहाँ पर बम रखने वाले हैं, इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने वाले हैं। उसके बाद वहाँ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो है एरोड्रम थाने को सूचना देते हैं और उनकी सूचना के बाद में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में केस दर्ज कर लिया गया है। वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई। हालांकि बीडीएस और डॉग स्क्वाड से पूरे एयरपोर्ट उसके आसपास के इलाके की सघन चेकिंग कराई गई, उसकी जांच कराई गई, लेकिन वहाँ कोई भी संदिग्ध सामान वहाँ पे नहीं मिला है। और पिछले 3 महीने के अंदर ये तीसरी बार है जब इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट नहीं, अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में लगभग 40 से 50 ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और लगातार ये धमकियां मिलती ही जा रही हैं। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हर जगह पे, कई बड़े शहरों में मुकदमा दर्ज हो चुका है, कई जगह पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केस दर्ज किया गया है। लेकिन इंदौर में ये तीसरी बार है जब इंदौर एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कोई मेल आता है और उसमें इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल अब उस आईपी एड्रेस का पता लगाया जा रहा है कि ये मेल कहां से आया है, किस आईपी एड्रेस से ये मेल को भेजा गया, क्या पिछला जो मेल आया था उसी आईपी एड्रेस से आया था कि ये आईपी एड्रेस इस बात दूसरी कहीं लोकेशन से भेजी गई। तो तमाम हर इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है, लेकिन इंदौर एयरपोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से एक चिंता का कारण है। हालांकि इसकी जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे कांकेर से एक अहम खबर आपको बताते हैं। बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया ईवीएम की जांच के मुद्दे पर। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा ईवीएम चेक होगी, रिकाउंटिंग नहीं होगी और परिणाम भी नहीं बदलेगा। कांग्रेस के ईवीएम जांच की मांग पर बृजमोहन अग्रवाल ने ये बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि ईवीएम की जांच जरूर होगी लेकिन रिकाउंटिंग नहीं होगी, और ये रिकाउंटिंग का न होना बड़ा बयान। और हालांकि ईवीएम जांच के बाद तो वो दोहराते नजर आए कि ईवीएम की जांच जरूर होगी। मेरी जानकारी में है वो गिनती नहीं होना है, ईवीएम मशीनों को चेक करना है कि उनमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिणाम जो थे वैसे ही थे। तो तकनीकी त्रुटि थी कि जो वहाँ के प्रिसाइडिंग अफसर उन पोलिंग बूथ के थे, उन्होंने पोलिंग बूथ का जो नंबर लिखने की या ईवीएम का नंबर लिखने की गलती कर दी और उसके कारण चुनाव आयोग ने उसके जांच के निर्देश दिए। और आपको बता दें कि कांकेर लोकसभा सीट की ईवीएम की जांच होगी और कांकेर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 ईवीएम की जांच का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के आवेदन पर यह आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आदेश दिया गया। 4 ईवीएम मशीन्स के लिए वीरेश ठाकुर ने आवेदन किया था। बीजेपी के भोजराज नाग 1884 वोटों से यहां से जीते हैं। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था कि अगर कोई भी ईवीएम मशीन में आपको शक है तो आप ईवीएम मशीन को खुलवा सकते हैं। उनका फीस था एक ईवीएम मशीन का 40,000 प्लस जीएसटी 18%। टोटल एक ईवीएम मशीन का मुझे 47,000 के हिसाब से मैं 4 ईवीएम मशीन खुलवाया है। तो निश्चित ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर चुका है और एक्सेप्ट करने की जानकारी मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी उसका डेट आया नहीं है। जैसा डेट आएगा उसका गिनती प्लस गिनती के साथ उसका जो ईवीएम मशीन का जो चिप है उस चिप। और खेमनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। खेमनारायण, जो ईवीएम की जांच की बात सामने आई है, जो आवेदन दिया गया था, इसके लिए क्या कुछ अभी प्रक्रिया चल रही है? जी देखिए, जो 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे वीरेश ठाकुर है, उनको कहीं ना कहीं एक असंतोष जाहिर किया है और जो ईवीएम को लेकर जो है 4 लोकसभा के 4 बूथों के जो ईवीएम है उन पर वो शक जाहिर कर रहे थे। तो अंततः उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे, निर्देशानुसार उन्होंने जो है 4 जो बूथ के ईवीएम मशीन है उनके जांच के लिए जो है आवेदन दिया था और अब उस आवेदन को जो है चुनाव आयोग ने जो है मंजूरी दी है और जांच के
आदेश दिए हैं। हालांकि बीरेश ठाकुर से जब हमारी चर्चा हुई और बात हुई तो उन्होंने बताया है कि जांच का जो है उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आदेश की मंजूरी जो है मिल चुकी है, लेकिन जो है कब इस ईवीएम मशीनों की जांच होगी उसकी तिथि जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अभी जांच की प्रक्रिया शुरू है। जांच के लिए जो है आवेदन को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन जांच कब होगी इसकी तिथि नहीं आई है। और वहीं बात करें रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की, तो उन्होंने बयान दिया है कि ईवीएम की जांच होगी, लेकिन जांच से जो है जो परिणाम घोषित कर दिए गए हैं उसमें शायद कोई बदलाव नहीं होगी। बदलाव तभी हो सकता है जब अगर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी की पुष्टि होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां नेशनल हाईवे सड़क किनारे खड़े वाहनों को यातायात पुलिस ने हटवाया। दरअसल न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और गलत तरीके से गलत जगह पर पार्क की गई गाड़ियों की वजह से जो आए दिन हादसे होते हैं उन्हें रोकने के लिए यह प्रयास किया गया। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ियों को गलत जगह पार्क किए जाने से हटाया। रिंग रोड नंबर 3 और रिंग रोड नंबर 4 है, उस पर ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि कुछ लोग ट्रक को पार कर देते हैं। अब जैसे बरसात का सीज़न आ रहा है, अभी तो उनके यार्ड हैं वो सूखे हुए हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ा कर रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में ये समस्या गंभीर हो जाती है कि वो सड़क किनारे ही गाड़ी पार कर देते हैं, जिससे कई बार दूसरे चालक उस गाड़ियों से टकरा के और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है इसको ध्यान रखते हुए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे अगर कोई ट्रक चालक पार्क किया हुआ हमको मिलेगा तो उस पर हम 283 की कार्रवाई भी करेंगे, नो पार्किंग कार्रवाई के साथ साथ, और साथ ही उसका लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी हम आरटीओ को लिखेंगे। और सूरजपुर से खबर, जहां प्रशासन ने 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। ठेकेदार यहां पर बाल मजदूरी इनसे करवा रहा था और बाल संरक्षण इकाई की टीम ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। छुड़ाए गए बच्चों को बाल गृह में रखा गया है। बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। बाल श्रमिकों से जो कार्रवाई करवाई जा रही थी, जो काम करवाया जा रहा था, उसको लेकर एक्शन लिया गया है और अब उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने का विषय होगा। और बढ़ते आगे आपको बता दें कांकेर से खबर, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दुखद मौत हो गई। ये तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और दोनों बच्चे 6 वर्ष की आयु के बताए जा रहे हैं। और एक बेहद दुखद मामला, जहां पर कम उम्र के 6 वर्ष के 2 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए और तालाब में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। और अब देखना ये होगा कि आखिर ये किसकी लापरवाही है, बच्चों पर निगरानी क्यों नहीं की गई। और इस दुखद हादसे में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। तालाब में नहाने के लिए ये बच्चे गए हुए थे और दोनों ही 6 वर्ष के बताए जा रहे हैं और तालाब में नहाने के लिए गए हुए 6 वर्ष के 2 बच्चों की मौत हो गई। खेमनारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। खेमनारायण, कब की ये घटना है और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है वो ग्राम किरगोली का है, कांकेर थाना क्षेत्र में जो है कल शाम को जो 2 बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, वो तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और जो है वहां पर वो डूब गए थे। जब बच्चों के तलाश के लिए उनके परिजन निकले तो तालाब में उनके कपड़े से जो है पहचान हुई कि बच्चे कहीं ना कहीं तालाब में जो है खेलते खेलते यहाँ तक पहुंचे और नहाने के लिए घुसे हैं। और जब उनकी खोजबीन तालाब में उतर कर की गई तो दोनों बच्चों का जो है शव वहां से निकाला गया और जब उनको जिला अस्पताल लाया गया तो वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी
बहुत बहुत शुक्रिया खेमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे आपको बता दें, राजनांदगांव में करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई और करंट से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेलते वक्त ये करंट की चपेट में आ गया। दरअसल बिजली के खंभे के पास टूटे हुए तार से छू जाने की वजह से ये करंट से लगा और बिजली विभाग की लापरवाही से मासूम बच्चे की जान चली गई। और कोरबा में चोरों का आतंक। दरअसल रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड में चोरों ने धावा बोल दिया और पार्किंग से स्कूटी चोरी कर ले गए। चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। दिन दहाड़े रेल कर्मचारी की स्कूटी चोरी करता हुआ चोर दिखाई दिया है सीसीटीवी कैमरे में और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। और दुर्ग से खबर है, जहां जानलेवा हमला करने वाला आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल चाकू से हमला किया गया था, जानलेवा हमला, और भाई के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद ये जानलेवा हमला चाकू से किया गया। दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया। बढ़ते आगे, मुंगेली जिले के लोरमी में पुलिस ने चाकूबाजी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी नीरज कश्यप और पवन कुंभकार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पूरी घटना लोरमी के कंकालीन वार्ड की बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू से मोहल्ले के ही एक शख्स पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और उसे जान से मारने की कोशिश की। 2 दिन में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। और अंबिकापुर में थाने के पास चोरी का मामला। दरअसल थाने से महज 50 मीटर दूर खड़ी एक कार में चोरों ने कांच तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बैटरी ले उड़े चोर। बाद में लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा आया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। और बढ़ते आगे अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।